जय हिंद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सब? आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल में। आज मैं आप सबों के सामने क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑब्स्टेट्रिक्स है वो बेसिकली डील करता है किसी भी लेडी का प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कुछ भी, मतलब जैसे गर्भावस्था है, शिशु का जन्म है, और प्रसव के बाद जो पोस्टमार्टम वाला जो टाइम होता है वो डील करता है। लेकिन वही जो गायनेकोलॉजी है वो डील करता है जैसे कि मतलब किसी भी लेडी को रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब गर्भाशय में अंडाशय, ये फिर मासिक धर्म की समस्याएं, ये सब जो होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं, वो सब डील क्या करता है, वो डील करता है गायनेकोलॉजी। तो ये आपको बेसिक जो डिफरेंस है ये मालूम होना चाहिए। अब चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड्स व्हेन? पहला स्टेज लेबर का कब खत्म होता है? आंसर इज फुल सर्वाइकल डायलिटेशन इज अचीव्ड। अब देखिए, ये जो लेबर टॉपिक है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेज को क्या बोलते हैं? डायलिटेशन। सेकेंड स्टेज एक्सपल्शन। थर्ड स्टेज प्लाजेंटल। फर्स्ट स्टेज कब शुरू होता है? ये शुरू होता है ट्रू लेबर पेन्स। लेबर पेन्स भी टू टाइप्स के होते हैं ना, एक ट्रू एंड फॉल्स। जब ट्रू लेबर पेन्स होंगे और फिर जब आखिरी में सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर तक हो जाएगा, तब यहाँ पे देखिए ना, तब क्या है, ये है फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, पूरा डायलिटेशन तो ऑलरेडी हो ही चुका है सर्विक्स का। अब इसमें क्या होगा, इसमें डिलीवरी होगा। ठीक है, अब है थर्ड स्टेज है प्लाजेंटल। डिलीवरी ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या बाहर निकलेगा, अब प्लाजेंटा निकलेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मुझे बतानी है कि आपको बच्चे का जेंडर नहीं बताना है जब तक थर्ड स्टेज कंप्लीट नहीं हो जा रहा है। ठीक है, कई बारी क्या करते हैं बहुत से जगहों में, अगर ऐसा प्रैक्टिस आपने कहीं देखा हो तो प्लीज़ मतलब अननेसेसरली परेशानी से बचिएगा। कई बारी हमारे देश में खास करके ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लोगों को क्या चाहिए, बेटा चाहिए। ठीक है, खुद को अगर नहीं भी चाहिए तो फैमिली कई बार अननेसेसरली इतना प्रेशर बना देता है कि आदमी पागल हो जाता है। खास करके ऐसी लेडीज जो कि डिपेंडेंट हैं। अब उनको सपोज कोई बार बार बोल रहा है तो तुमको बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। बेचारी वो, मतलब सबके लिए इतना आसान नहीं है तलाक लेना। और मतलब अगर आपको जब मेन टाइम पे आपने पढ़ाई नहीं किया बाद में, और बहुत मुश्किल है जाके जॉब करना एक छोटे बच्चे के साथ, जिनका देखिए वही तो फायदा है ना गवर्नमेंट जॉब में, आपको सीसीएल मिल रहा है, मैटरनिटी लीव मिल रहा है, और दिक्कत पड़ेगा तो फिर से सीसीएल को आप बढ़ा लीजिए। आपको जॉब से कोई निकाल नहीं सकता है, अननेसेसरली सीन नहीं हो सकता है। लेकिन यही बाकी जगह में जाइए तो बहुत प्रॉब्लम है। खास करके नर्सिंग में तो बहुत ज़्यादा आपका सैलरी है भी नहीं प्राइवेट में, जो सच्चाई है। फॉरेन का मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, इंडिया के लेवल का बात कर रही हूँ। तो सपोज किसी के पास ऑलरेडी 2 बेटी है, ठीक है, अब फिर से हो गई बेटी। अब बेटी हो गई, उसको तो भाई प्यारी है एक पल के लिए, बट कहीं ना कहीं उसने तीसरा बच्चा किया ही होगा फैमिली प्रेशर से उस लेडी ने। अब सपोज आपने एकदम से बता दिया कि बेटी हुई है ना, और वो तो स्ट्रेस में चली गई। क्या स्ट्रेस में चली गई, अब उसको लगेगा यार मेरी बेटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे साथ कहीं मारपीट ना हो, सीन ना हो घर में, मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी। तो वो अलग ही जोन में चली जाएगी वो लेडी। तो फिर प्लाजेंटा निकलने में बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऐसी गलती की थी जब मेरा फर्स्ट ड्यूटी लगा था लेबर रूम में कॉलेज में, और एकदम से बच्चा होने के बाद मैंने बोल दिया था कि बेटी है मिस। मिस ने मुझे मना किया था। मिस हमारे कॉलेज की सीनियर्स को बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे यही बात बताई थी, और ये बात मैं कभी भी भूलती नहीं हूँ। ये चीज़ें ना आप कई बार नहीं भूलते हो, किताब की लाइन भूल जाते हो, और यही एक्सप्लेन किया था। और जब मेरा भी बेटा हुआ था, सब कुछ ऑलमोस्ट होने के बाद ही डॉक्टर उसको लेकर आए थे मुझे, मतलब जेंडर दिखाने के लिए। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देन इज योर एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा का 8 से 12 घंटे होता है, और मल्टी ग्रेविडा का 6 to 8 आवर्स होता है। सर्वाइकल डायलिटेशन सेंटीमीटर में मेजर होता है, 0 to 10 सेंटीमीटर। वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर कहाँ से हम असेस करते हैं, पार्टोग्राफ से।
प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर होगा तो कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फीटल डिस्ट्रेस, सपोज कहीं पे आपको, सपोज एक एग्जांपल है 4 आवर्स लगना है और आपने पार्टोग्राफ में आप मेंशन कर रहे हो वो 4 की जगह अगर बढ़ता जा रहा है तो फिर वो मतलब डिसीजन लेने में आसान होगा कि भाई अब सपोज नॉर्मल नहीं हो रहा है तो हम फिर LSCS करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए क्विक टिप क्या है, डायलिटेशन, एक्सपल्शन, प्लाजेंटल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the normal duration of the first stage of labor in a primigravida? पहले स्टेज ऑफ लेबर में नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है? प्राइमीग्रेविडा। प्राइमीग्रेविडा वो होती हैं जिनका बच्चा पहली बार होता है, ठीक है। P फॉर प्राइमी, P फॉर पहली बार। सॉरी। अब मल्टीग्रेविडा क्या होती है? जिनका बच्चा दूसरी बार होता है। M फॉर मल्टी, M फॉर मेनी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो प्राइमी ग्रेविडा में है एवरेज ड्यूरेशन 8 से 12 घंटे, मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको याद रखना है, ऑब्वियस सा बात है, कोई भी लेडी अगर पहली बार माँ बन रही है तो उसके केस में जो टाइम लगेगा उसको मतलब सर्विक्स डायलिटेशन वगैरह होने में, तो उसमें तो कंपेयर टू एक ऐसी लेडी जो ऑलरेडी माँ बन चुकी है कंपैरेटिवली ज़्यादा ही लगेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। और यही है स्टेजेस, डायलिटेशन, DEP, ये शॉर्टकट है आपका स्टेजेस ऑफ लेबर के लिए। आंसर इज 8 to 12 आवर्स। यूजुअली इन आवर्स को देख लेना है, उसके बाद ही मतलब आइडियली अकॉर्डिंगली ही फिर सिचुएशन के हिसाब से LSCS का प्लान करना चाहिए अगर प्रोबेबिलिटी है किन्हीं का नॉर्मल डिलीवरी होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी? अगर आप में से किन्हीं का भी प्रेगनेंसी अगर अटेन हुआ होगा उनको मालूम होगा, स्पेशली प्रेशियस प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है आजकल, बहुत ही कंपल्सरी सा मेडिसिन है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, इट्स ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ पर टैबलेट। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रेगनेंसी जहाँ पे डॉक्टर को लगता है कि थोड़ा मतलब रिस्क है वो प्रोजेस्टेरॉन देना शुरू कर देते हैं। आपने सुना तो बहुत होगा, चलिए अभी हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि आखिर प्रोजेस्टेरॉन ऐसा क्या करता है, ठीक है। ये देखिए हार्मोन्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या करता है कि इम्प्लांटेशन के बाद ये देखिए जो प्लाजेंटा है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है और क्या करेगा, वो प्रेगनेंसी मेंटेन कर रहा है यूट्रस और ब्रेस्ट में एक्ट करके, और ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करेगा और सर्वाइकल डायलिटेशन को प्रिवेंट करेगा ताकि सर्विक्स कहीं खुल ना जाए। बहुत बारी आपने सुना होगा कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया, 4 महीने में ऐसा डिलीवरी हो गया, 5 महीने में हो गया, कई बार वो बच भी नहीं पाता है। तो अल्टीमेटली वही चीज़ है, जैसा सर्वाइकल डायलिटेशन, बच्चेदानी का मुंह खुलना टाइप्स। देन इज योर प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ऑब्वियसली वो भी ज़रूरत है प्रेगनेंसी में। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, ये प्राइमरीली क्या है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है अर्ली प्रेगनेंसी में और बाद में प्लाजेंटा के थ्रू। अब क्या अर्ली प्रेगनेंसी में स्पेशली खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। सुनाई होगा आपने ना, पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि 3 मंथ्स तक आपको ट्रैवल नहीं करना है, बहुत संभल के रहना है। तो इसका एक्चुअल मतलब यही था, 3 मंथ्स में इनिशियली मतलब रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो जहाँ प्रेशियस प्रेगनेंसी होता है वहाँ डॉक्टर टैबलेट देना शुरू कर देते हैं। कौन रिस्क लेगा, क्यों ही रिस्क लेगा, हर एक प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत ही प्रेशियस है। और ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है यूट्रस और ब्रेस्ट में एक्ट करके, और अगर ड्रॉप हो गया, जिस लेवल का प्रोजेस्टेरॉन चाहिए बॉडी में नहीं मिल रहा है तो थ्रेटन अबॉर्शन का रिस्क है। एडिक्वेट प्रोजेस्टेरॉन लेवल थ्रू आउट बनाना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोगों को 3-3, 5-5 महीना तक भी चलाया जाता है कंडीशन देख के, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खुद से मत खाइएगा, ठीक है। डॉक्टर से प्लीज़ सलाह लीजिए। एक डॉक्टर का अगर आपको लग रहा है कि नहीं मतलब मैं क्यों रिस्क लूँ, 2-3 डॉक्टर से सलाह लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन खुद से मेडिसिन मत खाइएगा प्लीज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन को कौन मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर रहा है, ठीक है।
ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये एक और चीज़ याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी के लिए है और ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेबर और मिल्क इजेक्शन के लिए। ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सर्विक्स के सॉफ्टनिंग के लिए और पेल्विक लिगामेंट के रिलैक्सेशन के लिए। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन, ओसी ओवर द काउंटर ड्रग्स टाइप याद रखिएगा। रिलैक्सिन जो है ये सॉफ्टनिंग के लिए, आरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शो ड्यूरिंग लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय विच पार्ट ऑफ द फीटस एंटरिंग द पेल्विस? आंसर इज फीटल स्कैल्प। अब देखिए लाइटनिंग होता क्या है, लाइटनिंग एक तरह से डिसेंट है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो हेड का यूजुअली पेल्विस में प्रेगनेंसी के आखिरी के सप्ताह में। बिफोर लाइटनिंग से पहले देखिए हेड कहाँ है, यहाँ है और पेल्विस में इंगेज नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए लाइटनिंग हो गया, इंगेजमेंट हो गया ना। इंगेजमेंट में क्या होता है, यूजुअली आप रिंग्स एक्सचेंज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे का हेड जो इंगेज हो जा रहा है, मतलब लॉक हो जा रहा है एक तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि लाइटनिंग के वक्त जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच होता है डिसेंडिंग पार्ट में, और इसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स। ऑब्वियसली वो सेपरेट नहीं होंगे तो वो इंगेज कैसे होगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस बाहर निकलेगा और ब्लड के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शो। ठीक है। लाइटनिंग कब होता है, आखिरी के 2 से 4 सप्ताह में, लेबर से पहले। प्राइमी ग्रेविडा में ज़्यादा कॉमन है। ये डायफ्राम का जो प्रेशर होता है, ऑब्वियसली सा बात है, बच्चा देखिए ऊपर है तो प्रेशर तो वहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन जब वो सिर नीचे चला गया तो वो जो एक डायफ्राम का प्रेशर यहाँ से पड़ रहा होगा वो उसको कम करता है। ठीक है। और इससे क्या होता है, ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब एक जगह तो आराम मिला, लेकिन एक जगह फिर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, बार बार वॉशरूम जाने का होता है पेशेंट को। शो इज नॉट लेबर, इट्स साइन दैट लेबर इज अप्रोचिंग। अब वहाँ पे हेड ही एंगेज हुआ है, ये नहीं कि अब बच्चा हो ही जाएगा, बस बात है कि बस ऑलमोस्ट आखिरी का बच्चे का होने का समय आ रहा है। ठीक है। हाँ, लेकिन जब इसके साथ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा तब इसका ये मतलब है कि लेबर पेन शुरू हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, लाइटनिंग, डिसेंड ऑफ हेड, शो, म्यूकस प्लग डिस्चार्ज। प्रेजेंस ऑफ शो जब होता है मतलब एकदम फाइनल स्टेज है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपका कोई नोन अगर आपसे पूछे या पेशेंट भी हॉस्पिटल में पूछे, अगर उनका ब्लड का डिस्चार्ज हो, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया ना शो, या फिर उनका सपोज वाइटिश सा भी डिस्चार्ज हो, जिससे कि मतलब बोलते हैं ना कि पानी गिरने लगा, तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। ये नहीं कि अभी गिरना शुरू हुआ एक दिन बाद जाके हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, नहीं, आपको एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल जाना है, फीटल हार्ट रेट चेक कराना है, अगर दिक्कत होगा तो इमरजेंसी LSCS होगा, ये सब बहुत ज़रूरी है, इसमें बिल्कुल भी रिस्क लेने का नहीं है। तो अगर आप मतलब ये सब जानिएगा तभी तो किसी को बता पाइएगा। बहुत ही 9 महीना माँ कितनी मुश्किल से एक बच्चे को पेट में पालती है, आखिरी में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस और हीरोगिरी के चक्कर में या 4 लोगों की फालतू की सलाह के चक्कर में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो कितना प्रॉब्लम है। तो अगर आपसे कोई पूछे या आप ऐसा कोई सिचुएशन देखें तो प्लीज़ आप ये सलाह दीजिएगा। The show during lightning is caused by which part of the fetus entering the pelvis? Is caused by fetal scalp. Next question. The period of gestation from conception to viability of the fetus is called pre-viable period. Gestation से लेके conception तक, सॉरी, द पीरियड ऑफ जेस्टेशन कॉन्सेप्शन से लेके वायबिलिटी तक को क्या कहते हैं हम देखिए। एम्ब्रायनिक पीरियड जो होता है वो 0 से 8 सप्ताह तक का होता है। यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, कॉन्सेप्टस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। अब फीटल पीरियड किसको बोलते हैं, वो 9 सप्ताह से लेके, मतलब 9 सप्ताह आपका लगभग 2 महीना और 1 सप्ताह रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, कॉन्सेप्टस फीटस कहलाता है। फिर है प्री वाइबल पीरियड, कॉन्सेप्शन से लेके वाइबिलिटी तक। कॉन्सेप्शन से फीटस तक ये जो होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के लिए केपेबल हो जाता है। ठीक है। अब वाइबिलिटी क्या है, फीटस का जो एक क्षमता है यूट्रस के बाहर सरवाइव करने का, बिना आर्टिफिशियल सपोर्ट या बिना आर्टिफिशियल सपोर्ट के।
यूजुअली ये 24 सप्ताह तक होता है। आपने कई बार सुना होगा, बॉम्बे का एक केस था, हॉस्पिटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 500 से 600 ग्राम की बच्ची मतलब उसका बर्थ हुआ था एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। मेरे बच्चे के जो पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर निशांत पाठक सर, उन्होंने ये केस मुझे बताया था। वो भी उस वक्त वहीं हॉस्पिटल में ही थे। अभी तो एट प्रेजेंट ही इज़ इन हटिया पारस। तो इमेजिन 500 से 600 ग्राम की बच्ची को आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर गया है कि वो बच गई। ठीक है, उसकी किस्मत भी होगी, बाकी सिर्फ टेक्नोलॉजी से तो काम नहीं चलता है। तो वो उसका क्या था, वाइबिलिटी पीरियड ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका था। तो इसलिए ये जो पीरियड है कॉन्सेप्शन से वाइबिलिटी तक का, इसको क्या बोलते हैं, प्री वाइबल पीरियड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब जो मेंस्ट्रुएशन होता है हर महीना, जिसको कि बोला जाता है कि 28 डेज में आइडियली, है ना, इसमें 5 डेज आगे पीछे चलता है, 5 to 10 डेज। तो इसमें क्या है कि कौन सा लेयर, आखिर जो ब्लीडिंग हो रहा है, कोई तो लेयर शेड हो रहा है ना, तो कौन सा लेयर शेड हो रहा है, एंडोमेट्रियम। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के केसेस में एंडोमेट्रियम का थिकनेस एक लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, 8 to 12 mm, वरना प्रेगनेंसी का ना इम्प्लांटेशन सही से हो नहीं पाता है। तो इसके लिए काफ़ी कुछ मेडिसिन, योगा, एक्सरसाइज वगैरह बोला जाता है ताकि मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो उस प्लेस तक, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी को संभालने के लिए। अब रहा बात इस क्वेश्चन के हिसाब से, देखिए पेरीमेट्रियम जो है वो आउटर लेयर है ना, पेरीफेरी एरिया बोलते हैं ना, बाहर का एरिया। ठीक है, मायोमेट्रियम क्या है, मायो बीच का, है ना। थिक मस्कुलर लेयर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या है, एंडोमेट्रियम ये इनर मोस्ट, एंडो ना इनर, EN एंडो, IN इन, अंदर। ये क्या है, ब्लड वेसल में रिच है, ग्लैंड्स में, और ये मेंस्ट्रुएशन के वक्त शेड हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन शेडिंग देखिए, प्रोलिफरेटिव फेस एंडोमेट्रियम बनेगा, फिर सिक्रेटरी फेस एंडोमेट्रियम थिकन होगा, वैस्कुलर होगा, फिर मेंस्ट्रुएशन होगा, एंडोमेट्रियम टूटेगा और बाहर निकल जाएगा ब्लड के साथ। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस कितना है, 30 to 80 ml। एंडोशेड्स मायोस्टेज, ये याद रखिएगा तो नहीं भूलिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस इज नॉर्मली एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। अब देखिए नॉर्मल पोजीशन है जो नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस का, एंटीवर्जन क्या है, यूटेरस जो टिल्टेड होता है फॉरवर्ड की तरफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना से। ठीक है, ये देखिए। और एंटीफ्लेक्शन क्या है, यूटेरस का जो बॉडी होता है वो बेंट होता है फॉरवर्ड सर्विक्स की तरफ। यहाँ देखिए, नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूटेरस एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त यूटेरस क्या हो जाता है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। अब यूटेरस का देखिए 2 पोजीशन है, एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन। एंटीवर्जन क्या है, टिल्ट ऑफ द यूटेरस फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू वेजाइना। एंटीफ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ द यूटेरस फॉरवर्ड ऑन द सर्विक्स। ये पोजीशन कौन मेंटेन करता है, लिगामेंट और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। और इससे क्या होता है, ब्लैडर का एम्प्टीइंग आसान होता है और प्रेशर जो होता है रेक्टम पे वो कम पड़ता है। नॉर्मल यूट्रस क्या है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, फॉरवर्ड टिल्ट, फॉरवर्ड बेंड। लेकिन वही अगर डेविएशन होगा तो इससे क्या होगा, डिस्पैरियूनिया, पेन ड्यूरिंग मेंटेनिंग इंटिमेसी, यूरिनरी रिटेंशन, डिफिकल्ट मेंस्ट्रुएशन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर इज द सर्विक्स कंप्लीटली डायलेटेड 10 सेंटीमीटर एंड द बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी। सेकेंड स्टेज। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। लेबर के 3 स्टेजेस हैं। तो ये आपका डायलिटेशन, फुल डायलिटेशन, बेबी डिलीवरी, प्लेसेंटा डिलीवरी। सेकेंड स्टेज सबसे इंटेंस होता है लेकिन सबसे शॉर्ट भी होता है। प्रॉपर ब्रीदिंग एंड पुशिंग हेल्प इन सेफ एंड इजी डिलीवरी। विच पोजिशन ऑफ द फीटस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एट टर्म, ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो है
ये सबसे कॉमन है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का। देखिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? हेड जो है वो क्या है? प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है। पोजीशन कैसे डिटरमाइन होता है? कि जो रिलेशनशिप क्या है ऑक्सीपुट का मदर के पेल्विस से, ठीक है। टर्म डिलीवरी, जब टर्म एक तरह से पहुंच जाता है तो वहां पे ऑक्सीपिट और एंटीरियर पोजीशन सबसे कॉमन है, जो कि जुड़ा हुआ है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन से और फेवरेबल है किसके लिए? नॉर्मल लेबर के लिए, ठीक है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, हेड प्रेजेंट्स फर्स्ट, position tells us which direction the occiput back of the head faces. OA is the ideal position for normal delivery. Obviously आपको मालूम ही है कि हेड मतलब एकदम सही से अगर रहेगा तो फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ऐसे बोला जाता है। बाकी तो डिलीवरी अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ओए से क्या होता है? बेटर फ्लेक्शन, इजियर डिसेंट, शॉर्टर लेबर, लेस मैटरनल फैटीग। ये सारे मतलब बेनिफिट्स हैं अगर इस पोजीशन में बच्चा आ जाता है तो। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लाजेंटा इज रिच इन मैटरनल ब्लड स्पेसेस? प्लाजेंटा का कौन सा हिस्सा मैटरनल ब्लड स्पेस में रिच होता है? इसका आंसर क्या है? बेसल प्लेट। अब देखिए, प्लाजेंटा क्या ऑर्गन है? प्लाजेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फीटो मैटरनल एक्सचेंज में मदद करता है। इसके दो सरफेस होते हैं, एक है फीटल सरफेस जिसको हम कोरियोनिक प्लेट कहते हैं, और दूसरा है मैटरनल सरफेस जिसको हम बेसल प्लेट कहते हैं। अब जो बेसल प्लेट है, मैटरनल सरफेस, ये यूटेराइन वॉल के कॉन्टैक्ट में होता है, एंडोमेट्रियम के कॉन्टैक्ट में, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था ना, एंडोमेट्रियम का थिकनेस अच्छा होना चाहिए 8 से 12 mm, वरना दिक्कत होता है। कंटेन्स, इसमें क्या होते हैं? मैटरनल ब्लड वेसल्स होते हैं। कोरियोनिक विलाई कोरियोनिक प्लेट से प्रोजेक्ट करता है इंटरवाइलस स्पेसेस बेसल प्लेट के, ठीक है। ये देखिए, गिरा मैटरनल ब्लड स्पेस, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक प्लेट, अम्बिलिकल कॉर्ड, मैटरनल ब्लड वेसल्स। ये जो इंटरवेलस स्पेसेस होते हैं ये क्या से? ये ब्लड से भरे हुए होते हैं, ठीक है। बेसल प्लेट जो है वो मैटरनल ब्लड स्पेस से भरा हुआ रहता है। प्लाजेंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और सिर्फ एग्जाम्स के लिए भी नहीं। जब आप सपोज आप ओटी में है या नॉर्मल डिलीवरी रूम में है तो वहाँ पे आपको बेबी होने के बाद प्लाजेंटा को भी एग्जामिन करना होता है सही से। ये नहीं कि बस प्लाजेंटा हो गया चलो अब इसको फेंक दो, नहीं, आपको एग्जामिन करना है। थोड़ा भी डाउट लगेगा तो अपने सीनियर से पूछना है वहाँ पे कि प्लाजेंटा नॉर्मल है कि नहीं है। देखिए, बेसल इज फॉर ब्लड, maternal blood sorry, maternal blood space is basal plate. This was all about today's class. आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय रेल, जय हिंद, जय भारत।